हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, भाग 2 है। इसके पहले हमने भाग 1 अच्छी तरह से समझा दिए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने भाग 1 समझा दिए हैं। आप लोग भाग 1 जाकर जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आज हम आप लोग को समझाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे प्रकार मैं लिखते चला जाऊंगा, उनको समझाते मैं चला जाऊंगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन मतलब जोड़ना, किसी दो या दो से अधिक चीज को क्या करना है, जोड़ना संयोजन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जब दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। दो रहेंगे तभी ना उनको जोड़ेंगे, दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इस बात को लिख लिया जाए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए क्या है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करेंगे तो देखिए, आपके पास ए कोई अभिकारक है और बी कोई अभिकारक है। ठीक है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो अभिकारक आपके पास है, ये दोनों लोग मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, केवल एक उत्पाद वो सी बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर कितना भी उत्पाद ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, कितना भी उत्पाद ले लीजिए, केवल एक ही जितना भी अभिकारक ले लीजिए, केवल एक ही उत्पाद बनाएगा, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। 2 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही बनाएगा, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण की बात कर ले जाए, उदाहरण की तो कोयले का दहन। किसका? कोयले का दहन यानी कि कोयले का जलना क्या है? देखिए, कार्बन है, उसके साथ क्या ले लेते हैं, O2 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2। ठीक है, तो एक अभिकारक है, दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये तो पहला हो गया। दूसरा देख लिया जाए, जल का निर्माण। ठीक है दोस्तों, जल का निर्माण की बात कर ले जाए तो आपके पास क्या है, H2 है और आपके पास O2 है, तो क्या बना दिया, H2O। ठीक है, इस तरह क्या बना दिया, H2O। तो आपके पास क्या हो गया, देखिए दो अभिकारक और एक उत्पाद बनाया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं
संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको रासायनिक अभिक्रिया के पहला प्रकार यानी संयोजन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ते हैं अगले प्रकार पर, वियोजन अभिक्रिया। इसको आप लोग नोट करिए, वियोजन अभिक्रिया पर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग के पास दूसरा प्रकार होगा। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने संयोजन अभिक्रिया बढ़ाया था। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है, उसी का उल्टा जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इस बात को लिखा जाए, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन नहीं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी दोस्तों, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास एक कोई अभिकारक है और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दिया तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक है, ये टूटकर दो उत्पाद बना दिया, दो से अधिक उत्पाद बना दिया, लेकिन दो उत्पाद बना दिया, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटकर, ठीक है ना, टूटना। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद जब बनाता है उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में देख लिया जाए तो पहला प्रकार आपके पास रहता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं पहले अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो पहला आपके पास आ जाएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा आपके पास आ जाएगा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा आपके पास आ जाएगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और समझ लें, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है
उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ए अभिकारक कोई था, ये टूटकर दो उत्पाद में बी और सी में बदल गया, तो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में देख लिया है तो पहला आपके पास है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आप एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रकार है आपके पास उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहता है? कह रहा है जब अभिकारक किसके द्वारा टूटे हैं? उष्मा के द्वारा टूटे तो उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब अभिकारक उष्मा के द्वारा टूटता है तो उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसी तरह वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं? जब अभिकारक विद्युत धारा प्रवाह करने से टूटता है उसे हम कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और जब अभिकारक प्रकाश के द्वारा टूटता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, वियोजन मतलब होता है टूटना, लेकिन किसके साथ टूटे, किसके उपस्थिति के कारण टूटे? प्रकाश के उष्मा के द्वारा टूटे तो उसे हम बोलेंगे उष्मीय वियोजन, उष्मा के द्वारा टूटे तो उसे बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप कह रहा है कि जब अभिकारक विद्युत धारा प्रवाह करने से टूटता है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और जब अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में के कारण टूटता है तो उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, बस नाम उसका लगाना है। वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है दोस्तों, तो उष्मा के द्वारा टूटे तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत धारा वियोजन से टूटे तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, और प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूटे तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिकारक उष्मा के द्वारा टूटता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया जब अभिकारक उष्मा के द्वारा टूटता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके वियोजन अभिक्रिया आपको अच्छे समझ में आया। तो एक हमने उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता दिया, इसी तरह मैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में लिखाऊंगा। तब हम अगले रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार यानी तीसरे प्रकार पर हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ना बात? आप इसको नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, हम सब ने वियोजन अभिक्रिया देखा। वियोजन अभिक्रिया देखा कि जब कोई अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लिया था, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद हमने उष्मीय वियोजन की परिभाषा लिखा। जब कोई अभिकारक उष्मा के द्वारा टूटता है उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। उष्मीय वियोजन का जो समीकरण है, उष्मीय वियोजन का उदाहरण देख लिया जाए। उष्मीय वियोजन, ठीक है ना, अगर इसका उदाहरण देख लिया जाए, रिएक्शन देख लिया जाए, जैसे मतलब कि आपके पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब ये उष्मा के द्वारा टूट जाएगा, उष्मा के द्वारा टूटेगा तो क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, CaO प्लस CO2, और यहाँ पर लिखेंगे उष्मा, क्योंकि ये उष्मा के द्वारा टूटा है। तो उष्मा के द्वारा टूटा है तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक अभिकारक आपके पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मैं लिख दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और यहाँ पर एक अभिकारक आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा के द्वारा टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दो अभिकारक में दो उत्पाद में बदल गया, तो ये आपका कहलाएगा उष्मीय वियोजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे
इसका दूसरा प्रकार था वैद्युत वियोजन। क्या था? वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन जब अभिकारक विद्युत धारा प्रवाह के कारण टूटता है तो उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात कर ली जाए दोस्तों, जैसे मतलब आपके पास है H2O। क्या है? H2O। तो ये टूट जाता है विद्युत धारा। मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, ये H2O आपके पास है, विद्युत धारा का प्रवाह। तो यहां पर टूटेगा 2H2 प्लस O2। ठीक है, और यहां पर 2 लगा देते हैं। तो देखिए जल है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? यह टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यह वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद आपके पास तीसरा पार्ट है आपके पास प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिकारक प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण टूटता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात कर लीजिए दोस्तों, उदाहरण की बात कर ले जाए तो जैसे मतलब आपके पास है AgCl, 2AgCl आपके पास है। ठीक है ना, AgCl, यहां से 2 हटा दीजिए। यहां पर लिखेंगे प्रकाश के ऊपर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहां बनाएगा Ag प्लस Cl। ठीक है, AgCl। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी करते हैं। लिखेंगे इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को अच्छे तरह से देख लिया। ठीक है,
तो अब तक वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसके पहले था उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये किसका प्रकार था? ये प्रकार था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार था। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम क्या देखा? संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और एक आपके पास था उष्मा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इस तरह तीनों देखने के बाद हमारा वियोजन अभिक्रिया खत्म हुआ। अब वियोजन अभिक्रिया खत्म हुआ तो आप पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार पर, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब इसका नोट कर लें। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के तीसरा प्रकार है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके क्लास का 2 लड़का है, एक सबसे कमजोर लड़का है और एक सबसे ताकतवर लड़का है। ठीक है, तो ताकतवर लड़का क्या करेगा? उस कमजोर लड़के को बराबर सताता रहेगा। ठीक है, वो जहां भी बैठेगा उसको आएगा, उसको मारकर भगाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। इसी नियम का, इसी से हम समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेंगे। अधिक क्रियाशील तत्व आएगा, कम क्रियाशील तत्व को मारेगा, ओए चल भाग यहाँ से, आ उसको भगाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेना, ये कहलाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना दोस्तों, तो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखते हैं हम लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या लिखा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अगर इसके उदाहरण की बात कर लिया जाए दोस्तों, उदाहरण का, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है Fe यानी कि लोहा है और यहाँ पर आपके पास है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से आप यहाँ पर देखिए, कॉपर जो है ये कम क्रियाशील तत्व है। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। और आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। आगे आप लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कम क्रियाशील तत्व है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने स्थित होते हैं सक्रियता श्रेणी में वह अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व होते हैं वह कम क्रियाशील तत्व होते हैं। और जैसे जैसे हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उनकी सक्रियता श्रेणी भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उनकी सक्रियता श्रेणी
कम होती चली जाएगी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, आयरन, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो कॉपर, आयरन और लोहा क्या करेगा, ये लोहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ लोहा, और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है दोस्तों। तो ये लोहा क्या करेगा, लोहा इस कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ओए चल भाग यहाँ से, उसको विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि कॉपर को यहाँ से भगाएगा। तो कॉपर भागेगा तो उसके स्थान पर कौन आएगा, कौन आ जाएगा, लोहा आपके पास आ जाएगा। तो FeSO4, ध्यान दीजिए, कॉपर को भगाया और कॉपर के स्थान पे कौन आ गया, लोहा आ गया। देखिए FeSO4, कॉपर बेचारा अकेले हो जाएगा, ये अपन ताकता रहेगा, कहीं अकेले बैठेगा, ठीक है। तो यही आपके पास होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर आपके पास लोहा है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ से क्या करेगा, लोहा इस कॉपर को क्या करेगा, इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, यानी उसको क्या करेगा, वहां से भगाएगा, और कॉपर के स्थान पर लोहा आ जाएगा। कॉपर के स्थान पर क्या किया, लोहा आ गया, और कॉपर अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट, लोहा सल्फेट, अब जो भी इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद चौथा के प्रकार आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक है Na2SO4, सोडियम सल्फेट आपके पास है, ठीक है, और आपके पास है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास बना देगा बेरियम सल्फेट और 2 NaCl, ठीक है दोस्तों। आखिर ये कैसे बना है, तो इसको बात को हम समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सल्फेट पे होता है 2 माइनस, सल्फेट पे कितना क्या होता है, 2 माइनस होता है, ठीक है, 2 माइनस होता है। और बेरियम पे क्या होता है, बेरियम पे 2 प्लस होता है, 2 प्लस, ठीक है। सल्फेट पे 2 माइनस और बेरियम पे 2 प्लस होता है, तो 2 माइनस 2 प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो बनेगा BaSO4, ठीक है दोस्तों, BaSO4 बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं भाई। देखिए सल्फेट पे 2 माइनस होता है, अब बेरियम पे 2 प्लस होता है, 2 प्लस 2 माइनस ये कट कर क्या बना देगी, बेरियम सल्फेट बना देंगे। क्या बनाएगी, 2 बेरियम सल्फेट, क्योंकि 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ है ना, 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से ये समीकरण बना है ना। तो कैसे बना है, तो इसको समझते हैं। बेरियम पे 2 माइनस है, सल्फेट पे 2 माइनस है और बेरियम पे 2 प्लस है, तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो यानी उदासीन हो जाएंगी, और इस तरह क्या बना देंगे, बेरियम सल्फेट बना देंगे।
और इस तरह समझते हैं NaCl का निर्माण कैसे हुआ है। तो ध्यान दीजिए, Na पर एक प्लस होता है और Cl पे क्या होता है, एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस खत्म होकर क्या बना देगी, NaCl बना देगी। बात समझ कि नहीं। तो इस तरह सल्फेट माइनस, दो माइनस, बेरियम पर दो प्लस, तो दो प्लस दो माइनस खत्म हुआ तो बेरियम सल्फेट बना दिया, और सोडियम पर एक प्लस, क्लोरीन पर एक माइनस, तो इस तरह सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो आयनों के आदान प्रदान से हो रहा है ना, आयनों के आदान प्रदान से, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से ये समीकरण क्या हुआ है, संतुलित हुआ है, संतुष्ट हुआ है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2, जैसे यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट पे देखेंगे, सल्फेट पे दो माइनस है, अब बेरियम पे क्या है, दो प्लस है, तो प्लस माइनस एक तरफ आएंगे तो क्या बना दिया, एक साथ मिलेंगे तो बेरियम सल्फेट बना दिया। सोडियम पर एक प्लस है, क्लोरीन पे क्या है, एक माइनस है, तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये काफी आपको अच्छे से समझ में आया है। बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रकार पर। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब तक हमने क्या देख लिया। पहला था मेरा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पांचवा आपके पास आ जाता है, पांचवा आपके पास है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह किसी पदार्थ में, ऐसे लिख लीजिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की कमी होना, तो उसे देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, या हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मतलब आपके पास क्या है, उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण तो आपके पास क्या है, कापर है और O2 है, इस तरह क्या बना दिया, CO2। तो इसमें ध्यान दीजिए, कापर के साथ कापर किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इस तरह कापर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, कापर यहाँ अकेले था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन भी इसके साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, उपचयन हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके पास आ जाता है छठवां, अपचयन, या लिख लीजिए इसको, अपचयन अभिक्रिया। लिखिए, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात कर लीजिए, उदाहरण, ठीक है दोस्तों। यहाँ मान लीजिए कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास है H2, ठीक है। तो यहाँ पर बना दिया, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा। बात तो बराबर है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचयन, सॉरी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, अपचयन। यहाँ पर इसका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा उपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई ना, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपके पास हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया का ये आपके पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पर आपको लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है कि मैं नीचे लिख सकूं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया लिखने के बाद ये एग्जाम्पल सीधे आपको यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है दोस्तों। कि Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस जल। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पर अब ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल देना हो तो ये एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, ठीक है। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव पहला देखा जाए तो आता है आपका संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। संक्षारण का नाम इसके पहले आप लोग सुने होंगे, जैसे लोहे पर जंग लग जाना, वो क्या है, संक्षारण है। चांदी पर क्या हो जाता है, काली परत चढ़ जाना, वो भी क्या है, एक संक्षारण है। उसके बाद तांबा पर हरी परत चढ़ जाना, वो भी क्या है, एक संक्षारण है। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होगी, जब धातु नमी वायु
पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप लोहा है, लोहा को सीधे बाहर छोड़ दीजिए, बरसात और साथ में ऐसे छोड़ दीजिए तो देखेंगे लोहा पर एक क्या हो जाता है, संक्षारण उस पर लग जाते हैं, जंग लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, तो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है, तो वह संक्षारित हो जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। अगर दोस्तों उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण की, तो पहला आपके पास आ जाता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगाना। ठीक है, चांदी पर काली परत का चढ़ाना। ठीक है, तांबा पर हरी परत का चढ़ाना। ये संक्षारण के क्या है, उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, इसकी परिभाषा फिर से देख लिया जाए। जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण की बात करें, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबा पर हरी परत का क्या करना, चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है। अगला प्रकार की बात किया जाए, दूसरा इसका है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता आप लोग क्या देखें, जैसे मतलब रात का बनाया हुआ खाना सुबह हम लोग क्या बोलते हैं, ये खाना महकने लगता है, यानी कि बसिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, बसिया गया खाना, बक हम नहीं खाई, खाना बसिया गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप रात को कोई चीज तेले में क्या किए हैं, छान दिए हैं, उसको तेल में से निकाल दिए हैं, कोई भी रोटी चावल कोई भी हो, चाहे पकौड़ी, आप जो भी समझिए, सुबह तक वो क्या जाता है, बसिया जाता है। लेकिन वहीं पर ध्यान दीजिए, जो आप लोग चिप्स खाते हैं, टेढ़े मेढ़े पंजाबी तड़का, ये सब बहुत सारा मार्केट में जो निकला हुआ है, कुरकुरे निकलते हैं, वो भी क्या है, तेल में छाना गया है उसको, लेकिन वो नहीं बासी होती है, लेकिन वो नहीं बस जाता है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग देखेंगे जितना उसमें मटेरियल, जितना उसमें खाने वाला नहीं होता है, उससे ज़्यादा उसमें हवा भरी होती है, और वो हवा क्या होता है, वो नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है, नाइट्रोजन, जो उसको बासी होने से, यानी उसको महक, उसके स्वाद में परिवर्तन होने से क्या करता है, बचाता है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब तेली या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है। क्या होता है, उपचयित हो जाता है, जिसके उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब तेली या खाद्य सामग्री नमी वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके उसके स्वाद मतलब खाने पर आप लिखे थोड़ा खट्टापन लगने लगता है, उसके महक यानी गंध में परिवर्तन, थोड़ा उसका महक कुछ अजीब टाइप का हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आप चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स में अगर उसको फाड़ेंगे, उसको निकालेंगे तो उसमें चिप्स का ज़्यादा से 7-8 पीस रहता है, लेकिन उसमें हवा अधिक ज़्यादा भरी होती है। वो हवा क्या होती है, वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन उसमें अधिक से अधिक भरा जाता है, जिससे वो जो तेल में छाना गया है वो चिप्स के पैकेट खराब ना हो, न उसके स्वाद में कोई परिवर्तन आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात को समझे हैं। तो इसकी परिभाषा अगर लिखा जाए,
तेलीय या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब तेली या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है, जिसके उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद मतलब अब उसका स्वाद मीठा था, ठीक है, कोई चीज़ है, अब जब बासी हो जाएगा तो थोड़ा सा हल्का सापन खट्टापन लगते रहेगा, उसका स्वाद कुछ और हो जाता है। और वो खुशबूदार था, एकदम अच्छा महक रहा था, जिससे आप उसके महक सूंघ कर आप खुश होते थे, लेकिन अब उसके महक सूंघ कर नाक बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसके स्वाद या गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जो आप लोग खाते हैं टेढ़े मेढ़े पंजाबी तड़का, चिप्स, जो वगैरह आप खा लेते हैं, तो उसमें जो पूरा ढेर का हवा भरी रहती है, वो कौन सी हवा होती है? वो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। उसका काम क्या है? जो अंदर का खाने वाला चीज है उसको बासी होने से, मतलब यानी इसको स्वाद और गंध में परिवर्तन न हो, उससे बचाने के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपके पास दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, संक्षारण और विकृत गंधिता। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये मेरा अगला टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब तक हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ये तापमान के आधार पर है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तब क्या बताइएगा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, ये सब आपके पास हो जाएगा। लेकिन यही कोई पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए तापमान के आधार पर, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर देखेंगे तो दो तरह के हैं। एक आपके पास होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके पास हो जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा, ऊष्मा भी निकलेगा, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऊष्मा का
भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए दोस्तों, उदाहरण की बात करें, मेथेन का दहन, किसका? मेथेन का दहन या प्राकृतिक गैस का दहन लिख सकते हैं। प्राकृतिक गैस का, मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो CH4 प्लस O2 क्या बना दिया यहाँ पर? CO2 प्लस H2O प्लस इसके साथ क्या आएगा? उष्मा आएगा। इसके साथ क्या आएगा? उष्मा। तो इस तरह इसको संतुलित कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कर लिया, 2 यहाँ पर कर लिया। तो इस तरह 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, और 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आया। तो इस तरह कुल कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया, और इसके साथ क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। तो ये रहा आपके पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पाद तो बनाएगा, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो। किसका उत्सर्जन हो? उष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रकार हम लोग के पास है, क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उष्मा की आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता हो, विद्युत की आवश्यकता हो, तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हमने उष्मा, प्रकाश, विद्युत की सहायता से अभिकारक को तोड़ा था? वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को हमने उष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा अभिकारक को तोड़ने के लिए बताया था। जिसको तोड़ने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण, तो इसमें उदाहरण आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी उदाहरण आ जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया के जितने उदाहरण हैं वो उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमने एक उदाहरण बताया था H2O। H2O को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता प्राप्त हुआ था? विद्युत धारा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ था? टूट गया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ था? टूट गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत, उष्मा, प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया।
और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद भी बनाएगा, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन का दहन, मेथेन मतलब प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1 आपको काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेरा था अध्याय भाग 2, ये मेरा क्या था, ये वीडियो जो है भाग 2 है। इसके पहले हमने भाग 1 एकदम अच्छी तरह बारीकी से हम समझा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप लोग ध्यान देखिएगा। वैसे तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को देख ही लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अगर नहीं देखे हैं तो हमारे कहने से एक बार जाके वो पहला वाला वीडियो यानी भाग 1 जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्याय 1 पूरा खत्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। और देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इतने मेहनत के लिए दोस्तों तो एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग हमारे लिए तो कर ही सकते हैं दोस्तों, एक लाइक एक सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।